नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने एनसीईआरटी सीरीज शुरू की है। इसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 3, खनिज और शक्ति संसाधन, कक्षा 8। इससे पहले हम कक्षा 9 और कक्षा 10 को कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को अपने बाकी सभी दोस्तों के पास शेयर करें। ये कोई खास नहीं है, लेकिन यहाँ से धनबाद याद रखेंगे। धनबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला की खानों के लिए प्रसिद्ध है। ये कोयला खदानों से यहाँ से कोयला भरा जा रहा है ट्रकों में। किसके द्वारा? क्रेन के द्वारा। धनबाद के आसपास का सारा क्षेत्र कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, क्योंकि जो खदान से कोयला निकाला जाता है, कोयला के छोटे छोटे कण उड़कर वायु में चले जाते हैं, जिस कारण से वहाँ आसपास के पेड़ पौधे भी काले दिखाई देते हैं। आप यहाँ पर धनबाद को याद रखेंगे। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिलते हैं जिन्हें खनिज कहते हैं। ये खनिज पृथ्वी के चट्टान परिपाटी पर सभी जगह फैले होते हैं। यानी जो पृथ्वी है, सारी पृथ्वी फैले हुए हैं, लेकिन इस पूरी पृथ्वी पर एक समान नहीं है। कहीं इनकी मात्रा अधिक है, कहीं मात्रा कम है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिनका निश्चित क्या होता है? रासायनिक संगठन होता है। यानी जिसका एक रासायनिक संगठन होता है उसे बोलते हैं खनिज, और जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यानी जिस खनिज में केवल एक पदार्थ की प्रधानता होती है वो क्या होता है? प्राकृतिक खनिज होता है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था, वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में संकेंद्रित होते हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है। अभिगम्य का मतलब क्या है? इनको आसानी से निकाला नहीं जा सकता। जैसे आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर बर्फ से ढका हुआ है, वहाँ से नहीं निकाला जा सकता। अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका कई हजार किलोमीटर मोटी परत किसकी? बर्फ से ढका हुआ है। इस कारण से वहाँ से खनिजों को निकालना आसान नहीं है। खनिजों की पहचान किसके आधार पर की जाती है? भौतिक गुणों के आधार पे, रंग के आधार पे, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों के आधार पे, विलेयता के आधार पे उनकी पहचान की जा सकती है। खनिजों के प्रकार, पृथ्वी पर 3000 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। कितने हैं? 3000 से अधिक खनिज पाए जाते हैं पृथ्वी पर। खनिजों को मुख्य दो भागों में बांटा जाता है, धात्विक और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज, अधात्विक। धात्विक को दो भागों में बांटा जाता है, अलोहा जिसमें लोहा नहीं होता है और लोहा खनिज। यहाँ से याद रखेंगे, आपके भोजन में नमक का प्रयोग किया जाता है। आप पेंसिल का प्रयोग करते हैं। पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट खनिज है। सेल क्या होती है? खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूह कहलाता है। यानी जो संगठन होता है वो निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। आगे है सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है। सेल से क्या होता है? खनिजों का खनन किया जाता है। अयस्क कहते हैं। जो खनिज सेल होती है, सेलों से खनिज निकाले जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अयस्क। यद्यपि 250 से अधिक खनिजों का पहचान की गई है, जिसमें केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती हैं। धातु में कठोर पदार्थ हैं। धातु में ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, जिनमें द्युति या चमक होती है। लोहा अयस्क, बक्साइड, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। किसके हैं? धातुओं के। धात्विक खनिज लोहा या अलोहा हो सकते हैं। लोहा खनिज में कौन से होते हैं? याद रखेंगे, लोहा में कौन से होते हैं? एक तो लोहा अयस्क होता है, मैग्नीज और क्रोमाइट लोहा के बाग हैं।
यानी लोहा धातु में आते हैं। अलोहा में बाकी सभी धातुएं आती हैं जिसमें लोहा खनिज नहीं होता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, शीशा आदि हो सकती हैं। आगे हैं अधातु। खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं, इनमें धातुएं नहीं होती हैं। चूना पत्थर, अबरक और जिप्सम। कौन सी तीन है मुख्य? चूना पत्थर, अबरक, जिप्सम। इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन और कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक हैं। यानी जो खनिज ईंधन है, कोयला है, पेट्रोलियम भी क्या है? अधात्विक हैं। अधात्विक दो हुए, चूना पत्थर, अबरक, जिप्सम। खनिज ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम। आगे है खनिजों को खनन, परवेदन। खनन किया जाता है खनिजों का, परवेदन किया जाता है। आखन द्वारा निष्कासित किया जाता है। खनिजों का निष्कासन कैसे किया जाता है? खनन के द्वारा, परवेदन के द्वारा, आखन के द्वारा। खनन दो प्रकार का होता है, एक तो कूपिक यानी कुएं बनाकर, एक वितत यानी खड्डा खोद के या ऊपरी परत को हटा के। आगे है पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। यानी कि पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जो भी सैलों में खनिज दबे हैं उनको जब बाहर निकाला जाता है तो क्या कहलाता है? वो खनन कहलाता है। खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं, यानी जो खनिज कम गहराई पर स्थित होते हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर यानी मिट्टी को खोदकर निकाले जाते हैं, उसे बोलते हैं विवृत खनन। यानी कम गहरी खदान होती हैं ये। गहन वेदन यानी अधिक गहरा खोदा जाता है, उसे बोलते हैं कूपक, यानी कुआं बना के या सुरंग बना के खनिजों को धरती के नीचे से निकाला जाता है। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? कूप बनाए जाते हैं, सुरंग बनाई जाती हैं। इसे कुप्पी का खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आगे दिया है। प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, बहुत गहराई पर पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए कूपों की खुदाई की जाती है। इसे परवेदन कहते हैं। परवेदन का मतलब क्या है कि इसमें एक ड्रिल द्वारा सुराख किया जाता है, सुराख में एक पाइप लगाई जाती है, पाइप के द्वारा बाहर निकाला जाता है। सतह के निकट खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है, बिल्कुल आसानी से खोद कर निकाला जाता है, उसे आखन बोलते हैं। यानी सबसे कम गहरी खदान कौन सी है? आखन। उसके बाद है विवृत, उसके बाद है कूपिका। सतर याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट बात दी है, एक बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। आप सेल को देखकर बता सकते हैं यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब सेल का रंग क्या होता है? नीला होता है। यदि किसी सेल का रंग नीला है तो उसमें क्या होता है? तांबा होता है। आगे खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय सेलों में मिलते हैं, कुछ केंद्रीय सेलों में मिलते हैं, जबकि अन्य अवसादी सेलों में मिलते हैं। यानी तीनों सेलों में खनिज मिलते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय केंद्रीय सेलों के समूह मिलते हैं जिनसे विशाल पठारों का निर्माण हुआ है। उत्तरी स्वीडन लोहा इस्क। उत्तरी स्वीडन किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा इस्क के लिए। ओंटेरियो कहाँ पर? कनाडा में है। किसके लिए प्रसिद्ध? तांबा और निकेल के लिए। ओंटेरियो कनाडा तांबा निकेल के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका लोहा के लिए, निकेल के लिए, क्रोमाइट के लिए, प्लेटिनम के लिए। आग्नेय और केंद्रीय सेलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। ये किस सेलों में पाए जाते हैं? आग्नेय और केंद्रीय सेलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों और नमित वलित परतों के अवसादी सेल। जो अवसादी सेल समूह हैं उसमें अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। अधात्विक कौन से? जिनमें धातु नहीं होती हैं, जैसे चूना पत्थर। फ्रांस के काकेस। फ्रांस का कौन सा है? काकेस। इसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। एक बार एग्जाम पूछा गया था कि काकेस पर्वत कहाँ पर है? फ्रांस में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। जॉर्जिया यूक्रेन। जॉर्जिया यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप। जॉर्जिया और यूक्रेन में किसके निक्षेप हैं? मैग्नीज के निक्षेप हैं। आगे अल्जीरिया में फास्फेट। क्या है अल्जीरिया में? फास्फेट। अल्जीरिया कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। कुछ उदाहरण दिए गए हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम अवसादी सतहों मिलते हैं।
कहाँ पर अवसादी क्षेत्रों में क्या मिलते हैं, कोयला और पेट्रोलियम मिलते हैं। यहाँ पर ये क्षेत्र दिखाए गए हैं कि लोहा कहाँ मिलता है, तांबा कहाँ मिलता है, बक्साइट कहाँ मिलता है। एशिया, चीन भारत के पास विशाल लोहा आवश्यक निक्षेप हैं। यह महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन का उत्पादन करते हैं। कौन से दो देश हैं, भारत और चीन, विश्व का आधा से अधिक टीन उत्पादन करते हैं। लोहा के इनके पास अच्छे खासे निक्षेप हैं। चीन, मंगोलिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में से एक हैं। चीन शीशा का, एंटीमनी का, टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। चीन किस में है, शीशा में भी, एंटीमनी और टंगस्टन। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता, तांबा के निक्षेप पाए जाते हैं। इधर स्विट्जरलैंड में कोई यात खनिज निक्षेप नहीं है, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूरोप विश्व में लोहा अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। लोहा अयस्क का क्या है, अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लोहा अयस्क के विशाल निक्षेप हैं। यानी यूरोप में लोहा अयस्क के विशाल भंडार हैं। रूस, यूक्रेन, स्वीडन में भी अच्छे खासे भंडार हैं और फ्रांस में किसके, लोहा के। तांबा, शीशा, मैग्नीज के भी अच्छे भंडार हैं यहाँ पर यूरोप में और यूरोपीय क्षेत्रों में, रूस में। आगे है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में क्या क्या हैं, उत्तरी अमेरिका में 3 क्षेत्र हैं, याद रखेंगे। कौन से हैं, ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड क्षेत्र, अल्पेशियन और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। लोहा अयस्क और निकल, यूरेनियम, तांबा का खनन किया जाता है यहाँ पर। कहाँ पर, कनाडियन में। इन्हीं को देख लीजिए, कनाडियन शील्ड, अपलेशियन पर्वत, ग्रेट लेक, पश्चिम कार्डिलेरा, ये पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पर हैं, सब की सब उत्तरी अमेरिका में हैं। आगे है कोयला कहाँ मिलता है उत्तरी अमेरिका में, अपलेशियन में। पश्चिम कार्डिलेरा में क्या मिलता है, तांबा, शीशा, जस्ता, सोना के विशाल निक्षेप मिलते हैं। दक्षिण अमेरिका, ब्राजील किसके लिए प्रसिद्ध है, उच्च कोटि का लोहा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। आगे है चिली और पेरू किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तांबा के लिए प्रसिद्ध हैं। ब्राजील और बोलिविया किसके लिए प्रसिद्ध हैं, टीन के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे है दक्षिण अमेरिका में क्या सोना मिला है, चांदी, ये सारे सब मिलते हैं यहाँ पर, और कोई खास बात नहीं है यहाँ पर। ये यहाँ पर याद रखेंगे। हरा हीरा कैसा है, एक दुर्लभ हीरा है। हरा हीरा एक दुर्लभ हीरा है। विश्व की प्राचीनतम सेल कहाँ पर पाई जाती हैं, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। 430 करोड़ वर्ष पुरानी हैं। वर्ष पूर्व पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष बाद हुआ था इनका निर्माण। आगे अफ्रीका में खनिज अच्छे खासे पाए जाते हैं। हीरा, सोना, चांदी, प्लेटिनम सब मिलते हैं। दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे, जायरे किसके लिए प्रसिद्ध हैं, सोना के लिए प्रसिद्ध हैं। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे। तांबा के लिए प्रसिद्ध कौन से हैं, लोहा अयस्क, क्रोमियम, इन सब के लिए कहाँ। आगे तेल कहाँ मिलता है, नाइजीरिया में और लीबिया, अंगोला में मिलता है। आगे ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, नंबर 1 है बॉक्साइट में। यह सोना, हीरा, लोहा अयस्क, टीन, निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा है और कोई खास बात करनी यहाँ पर। एक पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में 2 सोनाई खाने हैं, कालगुरली और कुलगार्डी, सोना के निक्षेप हैं पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। अंटार्कटिका विभिन्न खनिज निक्षेपों के पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूवैज्ञानिक पर्याप्त रूप से प्रसिद्ध है। किसके लिए है, भूविज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अंटार्कटिका, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वतीय कोयला, कौन सा कोयला। और पूर्वी अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेप मिले हैं, जिनका अनुमान लगाया गया है।
लोहा, स्टील, सोना, चांदी के यहाँ पर भंडार बताए गए हैं अंटार्कटिका में। खनिजों के उपयोग। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है। जैसे रत्न बनाने के लिए किया जाता है कठोर खनिजों का प्रयोग। आभूषण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अच्छा, तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्का बनाने से लेकर पाइप और तार भी बनाई जाती हैं लाइट के लिए। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला, कंप्यूटर उद्योग में क्या प्रयुक्त किया जाता है? सिलिकॉन और क्वार्ट्ज। जिससे उसके आवश्यक बॉक्साइड से प्राप्त किया जाता है का उपयोग ऑटोमोबाइल के और हवाई जहाज, बोतल बंद उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तनों में प्रयोग किया जाता है। किसका? एल्यूमिनियम का। आगे है खनिजों का संरक्षण। खनिज अनवीकरणीय हैं, यानी इनका एक बार प्रयोग कर लिया तो दोबारा से प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनको बनने में हजारों साल लग जाते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में इनका निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी की घटना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है, यानी इनका बार बार प्रयोग करना चाहिए पुनर्चक्रण करके, ताकि इनकी बर्बादी को रोका जा सके। आगे है शक्ति के संसाधन। यहाँ कोई खास बात नहीं दी गई है। शक्ति तथा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें उद्योगों में, कृषि में, परिवहन में, संचार में, प्रतिरक्षा में शक्ति का आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों का विस्तार रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में बांटा जा सकता है। परंपरागत साधन कौन से हैं? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नंबर 1, ईंधन। इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? खाना पकाने के लिए करते हैं, ऊर्जा के लिए करते हैं। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त की जाती है गांव में आज भी। ये कोई खास बात नहीं है यहाँ पर, इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। पौधों, जानवरों के अवशेषों जो लाखों वर्ष पहले धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप दाब के प्रभाव के कारण जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए। जीवाश्म ईंधन के प्रकार कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, गैर परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडारण सीमित हैं, यानी क्या सीमित हैं? विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से बढ़ रही है, इनका निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है, इसीलिए ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। कोयला, यह बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों के में, लोहा इस्पात में, वाष्प इंजनों में, विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को क्या कहा जाता है? तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका आज हम उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व कहाँ पर बना? फरन और दलदल पृथ्वी के परतों में दबने से बना है। कोयला इसीलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। कोयले को किस के रूप में जाना जाता है? अंतर्हित धूप के रूप में। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह विशाल फरन और दलदल के दबने से बना है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में कौन से हैं? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। भारत के कोयला उत्पादन क्षेत्रों में याद रखेंगे, भारत के विशेषकर कोयला उत्पादन क्षेत्रों में कौन से हैं? रानीगंज पश्चिम बंगाल में, जरिया धनबाद बोकारो झारखंड में। यानी एक तो पश्चिम बंगाल में है रानीगंज। छोटी हिस्ट्री का आप याद कर सकते हैं कि जो रानी है कहाँ रहती है? बंगले में रहती है। और धनबाद और बोकारो यानी धन से कार ली जाती है। धनबाद ऊपर भी आया था। धनबाद कहाँ पर? झारखंड में। विशेषकर याद रखेंगे। मैंने आपको जो ट्रिक बताई है, ट्रिक भी यहाँ पर कामयाब होगी। आगे है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जिससे हम आपकी कार चलती है। तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकती है। यानी यदि साइकिल चरचू करता है तो उसमें तेल लगा तो क्या होगा? और चरचू बंद हो जाएगी। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले दरों से होती है।
जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। यानी पेट्रोलियम का रंग कैसा होता है? गाढ़ा काला द्रव होता है। सेल की परतों में मध्यम पाया कहाँ पाया जाता है? जो सेल होते हैं इनकी परतों के मध्यम पाया जाता है। इसका वेदन अपतटीय तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। तदुपरांत इसका परिष्करणशालाओं में भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के पराकरण से विभिन्न तरह के उत्पाद और स्टील डीजल पेट्रोल डीजल निकाला जाता है। इसको जो साफ किया जाता है, अपरिष्कृत किया जाता है, या जिसको अपरिष्कृत तेल को परीक्षण किया जाता है, तो उस उपरांत क्या निकाले जाते हैं? डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेह किससे प्राप्त होते हैं? पेट्रोल से प्राप्त होते हैं सभी। पेट्रोलियम और इससे बनने वाले उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम और इससे जो उत्पाद बनते हैं उन सबको क्या कहते हैं? काला सोना, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश कौन से हैं? ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, ये सब याद रखेंगे आप। ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर। अन्य प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में ये कोई जरूरी कौन है? इराक याद करो, कर सकते हो। अल्जीरिया, वेनेजुएला, रूस, अमेरिका। भारत में याद रखेंगे, विशेषकर भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं किसके लिए? पेट्रोलियम उत्पाद के लिए। डिगबोही, मुंबई, बॉम्बे हाई, कृष्णा कावेरी के डेल्टा क्षेत्र। प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? लैटिन भाषा का शब्द जिसका अर्थ है पेट्रा। पेट्रा का क्या अर्थ होता है? सेल। एक ओलियम, ओलियम का अर्थ होता है तेल, यानी पेट्रोलियम। फिर इसका संपूर्ण का अर्थ क्या बना? पेट्रोल का अर्थ है सेल का तेल, यानी जो सेलों से निकाला जाता तेल। सेल किससे बनती है? पेट्रा से बनती है। आगे प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। जो पेट्रोल प्राकृतिक गैस है और पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है, याद रखेंगे। तब निर्मुक्त हो जाती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। जब तेल को धरती पर लाया जाता है तब ये तेल से अलग हो जाती है। इसका उपयोग किसे कहाँ कहाँ होता है? गैस का घरेलू और वाणिज्य उद्योगों में। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ईंधन है। स्वच्छ ईंधन का मतलब क्या होता है? कि ये प्रदूषण नहीं करती है। ये अनेक उपयोग हैं। इसका उपयोग शक्ति के क्षेत्र में विद्युत पैदा करने के लिए, उद्योगों में तापन के लिए, रासायनिक, पेट्रो रसायन, उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में, परिवहन ईंधन के रूप में, कोक ईंधन के रूप में किया जाता है। विश्व स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ईरान, कतर, चीन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के उत्पादक हैं। भारत में याद रखेंगे खासकर कौन कौन से क्षेत्र हैं? मुंबई हाई या बॉम्बे हाई, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कैम्बे बेसिन याद रखेंगे, त्रिपुरा, असम। जीवाश्म ईंधनों की हमारी खपत में तेज वृद्धि के कारण चिंताजनक दर से तेल का नीचा ह्रास हो रहा है। इन ईंधनों को जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषण चिंता का विषय है। प्राकृतिक गैस प्रचुर मात्रा में है। सबसे स्वच्छ जलने वाली कौन सा है? सबसे स्वच्छ जलने वाला हाइड्रोकार्बन है। सबसे स्वच्छ जलने वाला ईंधन कौन सा है? हाइड्रोकार्बन, याद रखेंगे। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी है। ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि ये पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करता है। क्या करती है? CNG। विद्युत पैदा करने के लिए जलाने जाने पर लगभग कार्बन डाइऑक्साइड का आधा और कोयले के वायु प्रदूषकों का 10वां हिस्सा पैदा करती है। यानी जो हाइड्रोकार्बन एक शुद्ध ईंधन माना जाता है, क्योंकि जो विद्युत उत्पादन करा इससे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका तो आधा पैदा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड आधी पैदा करती है, किसके तुलना में? कोयले की तुलना में। और जो कोयला प्रदूषण करता है उसका 10वां हिस्सा प्रदूषण करती है। प्राकृतिक गैस ऊर्जा के नवीकरणीय या गैर परंपरागत स्रोतों का जीवाश्म ईंधन के स्वच्छ वैकल्पिक रूप में समर्थन देने में मदद कर सकती है। प्राकृतिक गैस के उपयोग से जीवाश्म ईंधन स्वच्छ स्रोतों का पता चलता है। कोई खास बात नहीं है यहाँ पर। जल विद्युत
जल विद्युत में क्या है कि जो बांध है, बांधों में वर्षा का जल या नदियों का जल को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठे जल को फिर ऊंचाई से एक पाइप के द्वारा या बांध के द्वारा गिरा जाता है, किस पे, ट्राइबन पे, और ट्राइबन घूमती है। ट्राइबन घूमने से क्या होता है, उस पर जनरेटर लगा होता है, जनरेटर घूमेगा, फिर क्या बनेगी, लाइट बनेगी। लाइट बनने से क्या होता है, उसको आसपास के क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। ठीक है, इससे जो लाइट है आसपास क्षेत्रों में चल जाती है, और जो बांध से जल है इसे आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। विश्व में जल विद्युत उत्पादन के प्रमुख देश कौन से हैं? पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील, चीन। भारत में कुछ क्षेत्र कौन से याद रखेंगे? बाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुना, दामोदर घाटी। ये परियोजना है भारत में, किसके लिए? जल विद्युत के लिए। याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। सलल जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश नॉर्वे। आगे है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, यानी जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं वो समाप्त होने वाले हैं, इसीलिए जो गैर परंपरागत स्रोत का प्रयोग किया जाना जरूरी है। कौन से हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ये क्या है? नवीकरणीय हैं, इनको बार बार प्रयोग किया जा सकता है, समाप्त नहीं होते हैं। विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा कौन है? स्कॉटलैंड। सौर ऊर्जा क्या है, आपको पता है इसका? सूर्य की उष्मा, प्रकाश हमारे द्वारा प्रतिदिन वो किया जाता है। सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों में तापन और प्रकाश के शक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कोई खास बात नहीं है यहाँ पर। जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का भंडार किन देशों में अधिक है? जो उष्णकटिबंधीय देश है वहां पर, इनमें भारत भी शामिल है। इन जो सौर ऊर्जा है इसके द्वारा के काम करे जावे हैं? सौर तापन, सौर कूलर चलाए जावे हैं, सोलर ड्रायर चलाए जावे हैं, यानी रोशनी भी इससे प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है? सौर पैनलों के द्वारा। याद रखेंगे, सौर पैनल से सौर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इधर पवन ऊर्जा एक असमाप्त साधन है। पवन चक्कियों का बहुत प्राचीन काल से ही प्रयोग करते हैं, किसके लिए? अनाज पीसने के लिए, जल निकालने के लिए। वर्तमान में पवन चक्कियों का विकास तीव्र किया गया है। इनके साथ जनरेटर को जोड़ दिया गया है। जनरेटर जोड़ने से क्या है? विद्युत पैदा की जाती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वतीय घाटियों में लगाए जाते हैं। जो पवन फार्म है कहाँ नीदरलैंड में है, जर्मनी में, डेनमार्क में, यूके में, यूएसए में, स्पेन में लगाए गए हैं। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक और रेडियो सक्रिय पदार्थ है जो किससे प्राप्त है? यूरेनियम, थोरियम। परमाणु के केंद्रों से संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। किससे? यूरेनियम, थोरियम से। ये नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन द्वारा, किसके द्वारा? नाभिकीय जो रिएक्टर होते हैं उनको तोड़ा जाता है, विखंडन किया जाता है, उसके बाद क्या है? ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक कौन सा है? अमेरिका है, यूरोप। भारत में राजस्थान, झारखंड के पास यूरेनियम के भंडार हैं। कहाँ पर हैं? राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम के भंडार हैं। थोरियम विशाल मात्रा में मिलता है। कहाँ पर? केरल में। केरल में एक मोनोजाइट है, रेत, बालू है, रेत है, वहां उसमें मिलता है। क्या मिलता है? थोरियम। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र कहाँ हैं? तमिलनाडु का कल्पक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान के कोटा के निकट एक राणा प्रताप सागर। राजस्थान के कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश का नरोरा, कर्नाटक में केगा। इनको याद रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। भूतापीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। यानी जो ऊर्जा धरती से प्राप्त की जाती है उसे बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि हो जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भूत सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में आ जाती है। यानी धरती पर जब गर्म जलने आ जाते हैं
तो किसका कारण होता है? वो तापीय ऊर्जा का ही कारण होता है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन के रूप में प्रयोग की जाती है। वर्षों से गर्म ऊर्जा के ये विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त की गई। यहाँ पर जो यूरेनियम थोरियम को तोड़ा जाता है, यहाँ पर तोड़ने के बाद यहाँ पर गर्म जल निकाला जाता है। फिर गर्म जल कहाँ जाता है? इधर जाता है। फिर इधर भाप बनती है। भाप बनने से क्या होता है? ये ट्राइबन घूमती हैं। ट्राइबन में जनरेटर लगा होता है। जनरेटर से क्या बनती है? लाइट बनती है। लाइट से ये बल्ब चसा गए यहाँ पर। इस प्रकार परमाणु ऊर्जा पैदा की जाती है। जो भूतापीय ऊर्जा है वो इस समय सबसे बड़ा स्रोत कहाँ पर है? यूएसए। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस में है। कोई ज़रूरी नहीं है, सबसे बड़ा याद रखेंगे कहाँ पर है? यूएसए में है। और भारत में याद रखेंगे भूतापीय ऊर्जा हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण और लद्दाख में पुगा घाटी। भारत में दो हैं भूतापीय ऊर्जा स्रोत, एक तो है पुगा घाटी कहाँ पर? लद्दाख में है। और एक मणिकर्ण है, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। मणिकर्ण भूतापीय घाटी यहाँ पर दिखाई गई है। और क्षय भूतापीय ऊर्जा की सहायता भोजन पकाया गया है। देखिए यहाँ पर भोजन पकाया जा रहा है। ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में लगाया गया था। कहाँ पर? फ्रांस में। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन इज फ्रांस। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने पर बांध के निर्माण से किया जाता है। यानी समुद्र के तट पर बांध बना के किया जाता है। उस ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित ट्राइबन को घुमाया जाता है। इस रूस, फ्रांस, भारत याद रखेंगे। भारत में कच्छ की खाड़ी विशाल ज्वारीय क्षेत्र मिलते हैं। कहाँ पर? कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में है। बायोगैस, जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट पदार्थ गैसीय ईंधन में बदला जाता है। इसे बायोगैस कहते हैं। बायो का मतलब आप समझते हैं, जो कूड़ा कचरा है उससे प्राप्त गैस। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र अपघटित होते हैं। किसके द्वारा? अब बैक्टीरिया के द्वारा, जो अनिवार्य रूप से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होते हैं। बायोगैस खाना पकाने, विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम स्रोत है। ऊर्जा सर्वव्यापी है लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत कठिन है, खर्चीला है। हमसे प्रत्येक व्यक्ति का ऊर्जा को नष्ट करने के लिए विभिन्न ला जाता है। आगे प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिजों की विशेषता नहीं है? नहीं को गोलदारे में बंद करें। इसका सही आंसर होगा वे समाप्त होने वाले हैं। यानी जो खनिज होते हैं वो समाप्त होने वाले हैं। उनका असमान वितरण बिल्कुल सही है और उनका एक निश्चित संगठन भी होना चाहिए। हमने ऊपर पढ़ा था वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते, बिल्कुल ठीक है ये भी, लेकिन इसके लिए गलत एक है, वे असमाप्त होते हैं। ये समाप्त होने वाले हैं, असमाप्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? आंसर है चिली। प्रक्रिया में से कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का संरक्षित नहीं है? इसका आंसर होगा गै। खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। खुली कढ़ाई में यदि आप खाना पकाओगे तो खाना देर से पकेगा, इसमें एलपीजी अधिक खर्च होगी। इसका ये आंसर गलत है, बाकी सभी सही हैं। ये अपने कोई काम के नहीं है, ये भी अपने काम के नहीं है। चलिए लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय।